हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, यहां पर हमने लास्ट वीडियो के लेक्चर को कंटिन्यू रखा है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रकृतिवाद किसे कहते हैं और प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा क्या क्या है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा, मतलब प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्रकृतिवाद पर आधारित शिक्षा के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रकृतिवाद की 3 ब्रांचेस को पढ़ा था: भौतिकवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविकवादी प्रकृतिवाद। यंत्रवादी प्रकृतिवाद भी था उसमें, ठीक है। तो इन तीनों को हमने उसमें पढ़ा था। भौतिकवादी प्रकृतिवाद और यंत्रवादी प्रकृतिवाद, इन दोनों का शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, जबकि जैविकवादी प्रकृतिवाद ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, ठीक है। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं इस क्षेत्र में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं, रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों दार्शनिकों ने पुस्तकें लिखी थी शिक्षा से संबंधित। रूसो की पुस्तक थी एमिल और इनकी दूसरी पुस्तक थी द न्यू हेलोइस। एमिल नामक पुस्तक में इन्होंने, एमिल नाम का एक बालक था, काल्पनिक बालक, उसके शिक्षा की व्यवस्था का पूरा विवरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है, जिसके आधार पर प्रकृतिवाद के अनुसार जो भी शिक्षा के बारे में बताया गया है वो इसी पुस्तक के आधार पर बताया गया है। इसके अलावा स्पेंसर की पुस्तक है एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल, ठीक है। तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बुक्स को लेकर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं या फिर अलग से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के विरोधी हैं, आध्यात्मिकता में उनका विश्वास नहीं है। तो फिर इनके अनुसार शिक्षा होनी कैसी चाहिए। इन्होंने वास्तविक शिक्षा उस शिक्षा को माना है जो मनुष्य का उसके प्रकृति के अनुकूल विकास करे, जीवन को सुखमय बनाए और मूल प्रवृत्तियों को उच्च बनाए, ठीक है। तो मानव का उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास किया जाना चाहिए, ना कि उसके प्रतिकूल। जैसी प्रकृति है उसी के हिसाब से मानव का विकास होना चाहिए, ऐसा माना है प्रकृतिवादियों ने। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। देखिए, सबसे पहले मतलब इस टाइम पे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। तो क्या कहा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है किसकी देन है? रूसो की देन है, ठीक है। इससे पहले भी अन्य व्यक्तियों ने इसको महत्व दिया है, लेकिन रूसो ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया था, इसलिए रूसो का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? जिसमें बालक को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय पाठ्यक्रम के, शिक्षक के और बाकी अन्य चीज़ों के, ठीक है। प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन एडम्स ने किया था। इससे बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक और किशोर मनोविज्ञान, इन तीनों क्षेत्रों में उन्नति हुई है। अब इन तीनों नामों से आप अच्छे से फैमिलियर होंगे: बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। इसके अलावा रूसो ने किसका समर्थन किया था? निषेधात्मक शिक्षा का। इनके अनुसार 2 प्रकार की शिक्षाएं होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक को ही कहा जाता है निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य रूसो ने ये बताया कि हमें बालक को शिक्षित करते वक्त उसे अच्छाई की ओर नहीं ले जाना चाहिए, उसे सत्य से अवगत नहीं कराना चाहिए, बल्कि जो चीज़ें उसके लिए सही नहीं हैं उनसे हमें बालक को अवगत कराना है। जो असत्य है उस चीज़ को बालक को बताना है, यानी कि गुणों को बताने के बजाय अवगुण हम बालक को बताएं। अगर कोई भी बालक मिस्टेक करता है या फिर अनुशासनहीनता करता है तो प्रकृति उसे स्वयं ही दंड दे देगी, हमें उसे दंड देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन के भी विरोधी थे। इन्होंने स्वयं अनुशासन पर बल दिया, जिससे कि बालक स्वयं ही अनुशासन में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी थे। ये चाहते थे कि बालक को जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो उसके इंद्रिय अनुभव के आधार पर प्राप्त हो, प्रकृति के गोद में रह करके, यानी कि प्राकृतिक नेचर में रह करके बच्चे को जितना भी ज्ञान है वो प्राप्त हो, उसे पुस्तकें ना रटाई जाएं। नेक्स्ट है बालक की स्वतंत्रता को महत्व दिया। शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसे किसी बाउंडेशन में नहीं रखा जाए। इंद्रिय प्रशिक्षण, जितने भी हमारे सेंसेस हैं उनकी ट्रेनिंग पर इन्होंने बल दिया।
प्रकृति की ओर लौटो, ये बहुत फेमस नारा है रूसो का, जो इन्होंने अपनी पुस्तक में भी दिया था। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृतिवाद और उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। ये उद्देश्य भी रूसो की जो एमिल नामक पुस्तक है उसी के आधार पर बताए गए हैं। पहला है वातावरण से अनुकूलन। ठीक है, जब बच्चा जब पर्यावरण में रहेगा तभी वो वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख पाएगा, इसी का समर्थन किया था रूसो ने। नेक्स्ट है मानव को संघर्षशील बनाना। जब बच्चा पर्यावरण में रहेगा तभी तो वो जीने योग्य बन पाएगा। जब वो प्राकृतिक मुसीबतों का सामना करेगा उसके आधार पर ही उसका विकास होगा। उसे हम घर के अंदर कैद करके नहीं रख सकते, उसे बाहर खेलने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो संघर्ष करे और स्वयं जीना सीखे। मूल प्रवृत्तियों का विकास करना, जो बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित करना रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य बताया। मानव को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना। पूर्ण जीवन की तैयारी, ये भी इसका एक उद्देश्य है। व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना, पर्सनली उसका जो डेवलपमेंट है उस पर प्रकृतिवाद बल देता है। और इंद्रिय प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन उसकी शिक्षण विधियाँ रही हैं। ठीक है, जितनी भी इन्होंने शिक्षण विधियाँ बताई हैं वो कैसी हैं, बाल केंद्रित हैं। तो प्रकृतिवाद ने जिन भी शिक्षण विधियों को दिया वो इस प्रकार हैं। पहली है करके सीखना, इसको दिया था जॉन डीवी ने, जिसमें बालक स्वयं किसी कार्य को करके तब सीखते हैं। सेकंड है अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, यानी कि गेम खेलते खेलते ही बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाई जाती है। खोज पद्धति, किसी की छानबीन करना, खोज करके सीखना। डाल्टन पद्धति, इसको प्रोजेक्ट मेथड भी बोला जाता है। मोंटेसरी पद्धति, निरीक्षण पद्धति और प्रत्यक्ष विधि, ये सब कैसी हैं, ये प्रकृतिवादी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानता है, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का आधार भी किसे माना गया, बालक को माना गया। उसी पर आधारित होना चाहिए संपूर्ण पाठ्यक्रम। इन्होंने भौतिक जीवन को सत्य मानकर उसकी रक्षा एवं विकास पर ही सबसे अधिक बल दिया, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए जिससे कि बच्चा वातावरण के साथ समायोजन करना सीख सके। ये सबसे बड़ा उद्देश्य था प्रकृतिवादियों का। तो इसमें इन्होंने पाठ्यक्रम में 4 अवस्थाओं को बांटा। ये पाठ्यक्रम यहाँ पर जो बताया गया है, बालक की अवस्थाएं बताई गई हैं, उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम बताया गया है। इन अवस्थाओं का जो डिवाइडेशन है वो सबसे पहले रूसो ने ही किया था अपनी पुस्तक एमिल में। ठीक है, तो शैशवावस्था में बताया गया है केवल खेलकूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में खेलकूद के माध्यम से इंद्रिय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, भाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए, प्रकृति निरीक्षण किया जाना चाहिए, गणित और भूगोल, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जानी चाहिए। और किशोर अवस्था में बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम के साथ साथ हस्तकार्य उद्योगों की शिक्षा को स्थान दिया है। ठीक है, हस्तकार्य और उद्योगों की शिक्षा को, साथ ही साथ बाल्यावस्था की जो भी पाठ्यक्रम है उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है युवावस्था। जीवन की रक्षा और नैतिक शिक्षा इस अवस्था में दी जानी चाहिए। आगे देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षक शिक्षार्थी, यानी कि प्रकृति के वाद के अनुसार शिक्षक को क्या स्थान दिया गया है और शिक्षार्थी को क्या स्थान दिया गया है। प्रकृतिवाद शिक्षक को पर्दे के पीछे का स्थान प्रदान करता है, मतलब सबसे प्रमुख स्थान किसका है, शिक्षार्थी का है, स्टूडेंट का है। शिक्षक का स्थान क्या है, पर्दे के पीछे का है, अर्थात शिक्षक को केवल बच्चे का मार्गदर्शन करना है, उसे सारी चीज़ें नहीं बतानी है, सिर्फ उसको गाइड करना है। बच्चा स्वयं करेगा और स्वयं वो चीज़ों को सीखेगा। शिक्षक का कार्य केवल बालक का निरीक्षण करना है, न कि उसको सूचनाएं, विचार या आदर्श प्रदान करना। ये कहा है प्रकृतिवाद ने। शिक्षक का स्थान प्रमुख न होकर गौण है, अर्थात द्वितीय नंबर पर आता है शिक्षक, प्रथम नंबर पर कौन आता है, शिक्षार्थी। वास्तविक शिक्षक प्रकृति है। सबसे प्रमुख शिक्षक किसे माना गया है, रियल शिक्षक किसे माना गया है, प्रकृति को, नेचर को, जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। शिक्षार्थी को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है। मेन बिंदु कौन है, शिक्षार्थी है।
बच्चे या शिक्षार्थी की प्रकृति, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आजकल हम कहाँ पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान के थ्रू। जब मनोविज्ञान का हम एप्लीकेशन करते हैं एजुकेशन में, तब ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद और अनुशासन। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दंडात्मक अनुशासन के विरोधी हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। प्रकृतिवाद प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देता है, शारीरिक दंड का विरोध करता है, बालक को स्वयं दंड न देकर प्राकृतिक दंड के द्वारा अनुशासित होने दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को जब दीपक की लौ दिखाई देती है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है, उसकी ओर जाने की कोशिश करता है। तो रूसो ये कहता है कि उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। जब उसका हाथ जलेगा तो वो स्वयं उस कार्य को करना बंद कर देगा, प्रकृति उसे स्वयं दंड दे देगी इस कार्य के लिए। ठीक है, तो वो स्वयं ही अनुशासन में आ जाएगा, हमें उस पर अनुशासन को थोपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शारीरिक दंड हम अपनी तरफ से नहीं देंगे, प्रकृति स्वयं उसे दंड देगी, ऐसा कहा है प्रकृतिवाद ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृतिवाद और विद्यालय। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति वास्तविक विद्यालय है। ठीक है, नेचर जो हमारे सराउंडिंग जो नेचर है वही क्या है, विद्यालय है, स्कूल है बच्चों के लिए। विद्यालय में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि परिवर्तनशील होना चाहिए। जब भी हम चाहें उसमें कोई भी चेंज कर सकें, कोई भी कठोर नियम नहीं होने चाहिए। विद्यालय प्राकृतिक नियमों पर आधारित हो, जैसे बिल्डिंग में प्राकृतिक वायु और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो, स्वतंत्र वातावरण हो, और समय सारणी कैसी होनी चाहिए, लचीली, जिसमें कि परिवर्तन किया जा सके। समय सारणी अर्थात टाइम टेबल, उसको चेंज किया जा सके। परीक्षाओं का ये विरोध करते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए, ऐसा मानते हैं प्रकृतिवाद। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रकृतिवाद कंप्लीट हुआ। हमने इस वीडियो में और इससे पहले वाले लेक्चर में ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के बारे में, और आदर्शवाद उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सबको याद रखने की ट्रिक, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स के हम इतने सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को कैसे याद रखें। जैसे जैसे बच्चे इन्हें पढ़ते जाते हैं उनके माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता जाता है। ठीक है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, तो उसको कैसे याद रखना है ये ट्रिक मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम आदर्शवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।